सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है, लेकिन ऐसा क्यों? हिमालय से निकलने वाली ये नदी पाकिस्तान की लाखों एकड़ जमीन को हरा भरा करती है। इससे कई नहरें निकाली गई हैं, जिसके कारण पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान भयंकर बाढ़ के कारण भी जाना जाता है और इससे हजारों घर और लाखों लोग तबाह होते हैं। वहीं ये कारनामा हर साल होता है। जहां पाकिस्तान में पीने के पानी की इतनी ज्यादा किल्लत है, वहीं इस देश में आई बाढ़ से काफी ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन क्या क्लाइमेट चेंज को पाकिस्तान में बाढ़ का कारण माना जाता है? वहीं हर साल आने वाली भयंकर बाढ़ को क्यों नहीं रोका जा रहा है? इसके अलावा ये प्रणाली ब्रिटिश के मॉडल पर ही क्यों डिपेंडेंट है? जानेंगे आज की इस वीडियो में आपके साथ ये सारी बातें। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। जब हम पाकिस्तान के उस एरिया पर फोकस करते हैं जहां पर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों से निकली नहरों का जाल बिछा हुआ है, तो हमारे दिमाग में सिंधु नदी तंत्र का एक मॉडल तैयार हो जाता है, जो पाकिस्तान के उस एरिया को बखूबी दिखाता है जो कभी रेगिस्तान की तरह नजर आता था। लेकिन आज वहां पर आपको हरियाली नजर आएगी। और आपको बता दें कि सिंधु नदी नॉर्थ से साउथ की ओर फ्लो करती है। वहीं इस नदी पर कई सारे डैम बने हुए हैं जहां से नहरें निकाली गई हैं, और ये नहरें निकलकर खेतों तक पहुंचती हैं और इससे पाकिस्तान की लाखों एकड़ की जमीन को सींचा जाता है। अब आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि पाकिस्तान की आजादी के 75 वर्ष बीतने के बाद यहाँ की जनसंख्या 5 गुना बढ़ी है। वहीं पीने के पानी की लगातार कमी होती जा रही है। इसके अलावा हर साल आने वाली भयंकर बाढ़ से लाखों लोग बेघर होते हैं और हजारों की जान चली जाती है। इससे अब एक सवाल ये उठता है कि एक तरफ पाकिस्तान में पड़े सूखे इलाके को सींचने के लिए सिंधु नदी से नहरों का जाल बिछाया गया, वहीं दूसरी तरफ ये मानसून के कारण बाढ़ का कारण भी बनता है। इस बात को समझने के लिए हम सिंधु नदी के इतिहास पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि 18वीं सदी में सिंधु नदी के मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत हुई, और ये शुरुआत ब्रिटिशर्स ने की थी, क्योंकि उस समय भारत पर ब्रिटिशर्स का शासन था। लेकिन अगर इनसे पहले हम सिंधु नदी के आसपास पड़ने वाले सूखे एरिया की जरा बात करें, तो यहाँ पर बड़े स्तर पर जानवर चराने वाले चरवाहों का कब्जा था। ये लोग यहाँ की ऊंची नीची एरिया में बसे हुए रहते थे और कुछ फसलों का उत्पादन भी किया करते थे, जिसमें ज्यादातर होती थी ज्वार, बाजरा और चावल जैसी फसलें। इनका बड़ी मुश्किल से ही प्रोडक्शन होता था। अब आपको बता दें कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां हिमालय की बर्फ के पिघलने और मॉनसून आने से साल भर बहती है। यानी कि इनका ये फ्लो कम ज्यादा होने का कारण मॉनसून है। जब मॉनसून तेज आता है तो इन नदियों में पानी का स्तर बहुत ज्यादा होता है। वहीं जब मॉनसून कम आता है तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों में पानी कम होता है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये अंतर बाढ़ और सूखे का कारण बनता है। वहीं अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक इन नदियों में पानी का स्तर काफी ज्यादा यानी कि 84% होता है। वहीं दूसरे महीने में इसका स्तर कम होता है और मानसून के महीने में सिंधु और उसकी सहायक नदियों में पानी का स्तर इस कदर बढ़ जाता है कि भयंकर बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ का ये पानी सीधे पहाड़ों से मैदान की तरफ बढ़ता है और ये मैदानी क्षेत्रों में जमा हो जाता है। अब अगर दुनिया के पुराने नहर सिस्टम के बारे में बात की जाए तो जो पुराने कॉलोनियल एम्पायर बनाए जाते थे, इस सिस्टम के अनुसार बड़ी बड़ी नदियों से नहरें निकाली जाती थी और उनकी पहुंच काफी दूर तक होती है। जब इन नदियों में मानसून के कारण बाढ़ आती थी तो नहरों के द्वारा इस पानी को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचा दिया जाता था। लेकिन सर्दी के मौसम में नदी के जल का स्तर कम होने के कारण ये नहरें सूखी पड़ी रहती थी, लेकिन ये नहरें बाढ़ के पानी को रोकने में सफल हो जाती थी। वहीं इस सिस्टम को अच्छा कहा जाता था। अब जरा हम पीछे सिंधु नदी सिस्टम की ओर लौटते हैं कि कैसे इसका मॉडर्नाइजेशन किया गया, वो भी 18वीं शताब्दी में। तो आपको बता दें कि समय 1857 का होता है, जब ब्रिटिश ने पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया था, और उस समय सिंधु नदी बेसिन का एरिया भी उनके ही कब्जे में था। ब्रिटिश शासक सिंधु नदी के आसपास के एरिया को फर्टाइल यानी कि उपजाऊ बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें इससे काफी फायदा उठाना था और ये एक सूखा एरिया था। उन्होंने सिंधु नदी से नहरों का जाल बिछाना शुरू किया, और ऐसा इसलिए किया कि इससे बाढ़ को रोका और सूखे एरिया को सींचा जा सके, वो भी साल भर तक। और इसके द्वारा सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे यानी कि करीबन 100 मील की दूर तक जाल को पहुंचाया जा सके। वहीं इसमें गेहूं और कपास जैसी फसलों का प्रोडक्शन भी किया जा सके। अंग्रेजों ने इस नदी के जल को रोकने के लिए इस पर बैराज भी बनाए, जिससे नदी के पानी को नहरों में फ्लो किया जा सके। इसी के साथ ही साथ नदी के पानी को कंट्रोल भी किया जा सके। इस तरह सिंधु नदी पर 1932 में लॉयड बांध का काम पूरा कर लिया गया, जिसे अब
सुक्कुर बैराज भी कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। इस बैराज के द्वारा पाकिस्तान की 8 मिलियन एकड़ जमीन को सींचा जाता है। ब्रिटिश क्राउन ने इस नदी सिस्टम के आसपास के इलाकों की जमीन को किसानों में बांट दिया और यहाँ के जंगल यानी कि नेचर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब आपको बता दें कि ये केवल फिजिकल प्रोजेक्ट नहीं था, ये सोशल प्रोजेक्ट था। अगर इसका मतलब आप नहीं समझे तो आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान की ही जनता के लिए था। ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया ये नहर सिस्टम कोई नया नमूना नहीं था। साल 1947 में ये नहर सिस्टम पूरी तरह से डेवलप हो चुका था, यानी कि ये इंटरनेट नेटवर्क की तरह फैल चुका था और इसने सैकड़ों एकड़ जमीन को एग्रीकल्चर की जमीन में बदल दिया था। पाकिस्तान को आजादी मिलने के बाद यानी कि 1960 से 1990 के बीच सरकार ने 18 नए बैराज को जोड़ा। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस नहर सिस्टम में 80 से ज्यादा डैम, 50 नहरें और 19 बैराज हैं। वहीं जल के वेस्ट को निकालने के लिए 2 जल निकासी प्रोजेक्ट भी हैं और इसी कारण से इस नहर सिस्टम को दुनिया के सबसे बड़े नहर सिस्टम में से एक कहा जाता है। इस नहर सिस्टम के द्वारा पाकिस्तान के रेगिस्तान एरिया को एग्रीकल्चर और शहर में बदल दिया गया। वहीं ये देश एग्रीकल्चर की कंट्री बन गया, जो पाकिस्तान के आधे से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। वहीं ये नहर सिस्टम पाकिस्तान में नदी और भूजल का 90% यूज करती है। आपको बता दें कि इस नहर सिस्टम के 150 से ज्यादा वर्ष बीत चुके हैं। अगस्त 2022 में आए मानसून की वजह से भयंकर बाढ़ ने पाकिस्तान में दस्तक दी और सिंधु के किनारे सिंध और बलूचिस्तान प्रांत पूरी तरह से पानी में डूब गए, यानी कि पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा बाढ़ की चपेट में था। लेकिन इस पानी को वापस सिंधु नदी में जाने का रास्ता ब्लॉक था, क्योंकि कोई ऐसा रास्ता ही नहीं था जहां से ये पानी सिंधु नदी में जा सके। वहीं ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा बने नहर सिस्टम से पूरी तरह से ब्लॉक था। ये पानी हफ्तों जमा रहा और इससे तमाम तरह की बीमारियां हुई और लोगों को इस जगह से पलायन करना पड़ा। सिंधु नदी के द्वारा बना नहर सिस्टम समुद्र के किनारे तक फैला और इस नदी का पानी इसके द्वारा बनाई गई नहर सिस्टम के लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाता था, जिससे ऐसे भी कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं समुद्र का पानी इन नहरों में एंटर ना कर जाए, जो भयंकर बाढ़ का कारण बने। इस नहर सिस्टम के अंत में पानी की कमी काफी ज्यादा या ना के बराबर होती थी, जिससे उस एरिया में रहने वाले लोग इस पानी से वंचित रह जाते थे। इस नहर सिस्टम से पंजाब और सिंध में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होता है। पाकिस्तान में इतना बड़ा नहर सिस्टम होने के बावजूद पानी की कमी है और बाढ़ और सूखे जैसी आपदाएं हैं और ये हर साल पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाती है। इस पर पाकिस्तान सरकार को काम करने की जरूरत है और इसके लिए उसे इंजीनियरिंग का अच्छा नमूना पेश करना होगा। उसके पास जल की कमी नहीं है, बस इसे सिस्टमैटिक तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। अगर वो एक अच्छा नहर सिस्टम और जल को स्टोर करने का सिस्टम बना लेते हैं तो इस देश में बाढ़ और सूखे जैसी समस्या खत्म हो जाएगी। वैसे दोस्तों, पाकिस्तान के इस नहर सिस्टम और बाढ़ जैसी आपदा के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है? फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।